हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 21। जो हमारा जो चल रहा था प्लांट रेस्पिरेशन, उसका हम पढ़ेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, क्या क्या स्टेप्स इसमें होता है, और कुछ प्रोडक्ट्स देखेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन में कैसे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, क्या यूज होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। कंप्लीट डिटेल्स एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेसेस ऑकरिंग इन एन अनऑक्सिक एनवायरनमेंट। अनऑक्सिक एनवायरनमेंट मतलब विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसको बोलते हैं अनारोबिक रेस्पिरेशन। ये तो हो गया आपका समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो anaerobic respiration is the respiration process where the terminal electrons released during oxidation reduction of nutrients are transferred to several organic and inorganic electron receptors other than oxygen molecules to produce the energy molecule ATP। मतलब हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जिन्होंने नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां पे जाकर आप लोग देख सकते हो। तो ETC में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने देखा जो लास्ट प्रोटॉन होता है H+, वो ATP सिंथेटेज के माध्यम से नीचे आता है और यहाँ पे ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट करता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर हाफ ऑक्सीजन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ये प्रोटॉन को मतलब जो H+ आयन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के बाद अगर ये O2 मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन ट्रांस जो रिलीज होती है उसको एक्सेप्ट ऑक्सीजन ना करके उसके जगह कोई ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और उसके साथ आपका एनर्जी मॉलिक्यूल जो कि ATP होता है वो प्रोड्यूस होता है, तो इसको बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। हम अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है आगे आगे इसको मतलब कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं ऑक्सीजन के अलावा जो होते हैं वो हो सकते हैं सल्फर, सल्फेट, फेरिक आयन, नाइट्रेट, DMSO। इस तरह के बहुत सारे आयन्स होते हैं, बहुत सारे एक्सेप्टर होते हैं। तो अनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स ओनली इन द साइटोप्लाज्म। हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, क्रेब्स साइकिल, ये सारे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन ग्लाइकोलिसिस होता है हमारा और लीइंग रिएक्शन होता है साइटोप्लाज्म में। तो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये भी सेम काइंड ऑफ साइटोप्लाज्म में ही होता है, लेकिन ये 2 स्टेज में होता है। एक होता है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होता है और लास्ट में आपको पायरुविक एसिड मिलता है, पायरुवेट मिलता है। तो उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपका फॉर्मेंटेशन होता है। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट्स आइदर ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकता है जिसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं या फिर इथानॉल हो सकते हैं, और आपका कुछ अमाउंट ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी फॉर्म में निकलता है। ये सेवरल एनारोबिक बैक्टीरिया में देखने को मिल सकता है, ईस्ट में होता है, प्रोटोजोन्स में होता है, हेलमिंथ होता है, और इवन एनिमल सेल में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैसे मिल जाएगा, डिटेल्स आगे देखते हैं। तो ये एनिमल सेल पे कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ड्यूरिंग सेवरल मसल कंट्रैक्शन। आप अगर ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, ज़्यादा मसल कंट्रैक्ट हो रहा है, आपका एक्सपेंशन हो रहा है, वहाँ पे आपको अनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। जब आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है तभी अनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। फिर इस केस में क्या होता है, मसल सेल लैक्टेट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको ब्रेन सेल में भी कभी कभी अनारोबिक रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन होती है, रेटिना में भी होती है एंड RBC में भी होती है। ठीक है, अनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होती है, सबस्ट्रेट जो भी न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन होता है वो इनकम्प्लीट वे में होती है। हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में एकदम कम्प्लीटली वो सबस्ट्रेट ब्रेकडाउन होती है, ग्लूकोज की एकदम फुली ब्रेकडाउन होती है, लेकिन अनारोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता है, वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, जिसके वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में इसमें कम ATP प्रोड्यूसन होता है। जबकि हमारे एरोबिक में 30 से 32 ATP जनरेट होता है, तभी एनारोबिक में आपका ओनली 2 ATP जनरेशन होती है। तो ये डिफरेंस है हमारे इस दोनों में। हाउएवर लेकिन ये एक बहुत ही क्विक प्रोसेस है आज कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड इसमें जो एसेंशियल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं बहुत ही एसेंशियल होते हैं, लाइक इथानॉल एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, राइट।
नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ एनारोबिक रिएक्शन। बहुत सारे एनारोबिक रिएक्शन टाइप्स है बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लास्ट में क्या एंड प्रोडक्ट निकलता है इसके ऊपर डिपेंड करके ऐसे होता है ऑर्गेनिक एसिड फॉर्मेंटेशन जहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन होती है, ब्यूटिक एसिड फॉर्मेंटेशन होती है, प्रोपिनिक एसिड फॉर्मेंटेशन एंड मिक्स्ड एसिड फॉर्मेंटेशन भी इसमें होती है। तो और एक टाइप हो गया मिथानोजेनेसिस जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आपका मीथेन निकलता है। एसिटोजेनेसिस जहाँ पे लास्ट प्रोडक्ट होता है एसीटेट। डीनाइट्रिफिकेशन जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगी। ठीक है, सल्फर रिडक्शन भी होता है, अल्कोहल फर्मेंटेशन भी होता है, ब्यूटानिडियल फर्मेंटेशन, ये सारी चीज़ें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। ठीक है, लेकिन सबसे मेजर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड इथेनॉल फर्मेंटेशन। ये दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये मेजर एनारोबिक रेस्पिरेशन जो काउंट होते हैं। ठीक है, तो फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया या फिर इथेनॉल फर्मेंटेशन हो गया, व्हाटएवर, हमें फर्मेंटेशन क्या है वो जानने की जरूरत है। ठीक है, फर्मेंटेशन इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस इन व्हिच ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड इनटू एसिड्स। ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है और अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और अदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ों में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वाटर मोलिक्यूल निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। लेकिन बाकी अगर अगर कोई लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया, इथेनॉल फर्मेंटेशन हो, कैसे होगा, तो वहाँ पे एसिड जनरेट होगा, गैस जनरेट हो गया और अल्कोहल जनरेट होता है। जैसे कि शुगर अगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, ईस्ट परफॉर्म्स फर्मेंटेशन टू ऑब्टेन एनर्जी। ठीक है, ईस्ट इसको एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस को यूटिलाइज करती है। ये पर्टिकुलरली बैक्टीरिया के द्वारा परफॉर्म किया जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन कहा जाता है जाइमोलॉजी। तो जाइमोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन। समझ में आ गया? तो अब हम शुरू करेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये होता क्या है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है ये एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल मतलब ग्लूकोज हो गया, हेक्सोस शुगर हो गया, फ्रुक्टोज शुगर हो गया, जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड अदर 6 कार्बन शुगर्स जो भी होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं लैक्टेट में। ठीक है, और इसके जो कन्वर्टिंग आफ्टर द कन्वर्सन केमिकल एनर्जी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। कैसे होता है, हमें पता है जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होता है, उसमें जो एंड प्रोडक्ट है वो होता है पायरूवेट। ठीक है, और ये पायरूवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में बाय द एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और इसको बोलते हैं लैक्टो फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टो फर्मेंटेशन। तो इसमें भी साइमल्टेनियसली NADH में 1 हाइड्रोजन एटम ऐड होता है जिसमें NAD प्लस फॉर्म होता है which is used to restart glycolysis। तो इसका इक्वेशन ये होता है कि ग्लूकोज में ATP NADH ये सब मिलके लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, इसमें ATP निकलता है एंड NAD प्लस भी निकलता है। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है इसका प्रोसेस हम देखेंगे आगे जब प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, बट ये क्या है ओवरव्यू आपको मैं दे रही हूँ। तो ये एक मोस्ट कॉमन फर्मेंटेशन मेथड है जो कि वाइडली यूज किया जाता है इन प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री, फर्मेंटेशन फर्मेंटेड फूड प्रोडक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। और इसको फ्रूट को फर्मेंट करने के लिए, वेजिटेबल को फर्मेंट करने के लिए, सीरियल्स, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क में जो डिफरेंट डायरी प्रोडक्ट्स होता है, फर्मेंटेड डाइट प्रोडक्ट्स, उसके लिए भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को यूज़ किया जाता है। मीट और मीट को भी प्रिजर्व करने के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज इसको भी यूज़ किया जाता है। ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो इट ऑकर्स इन द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है ये बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म में होता है। तो बैक्टीरिया फर्मेंटिंग ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड, जो भी बैक्टीरिया ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं उनको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और शॉर्ट फॉर्म में LAB बोलते हैं। और ये लार्जली वाइडली यूज्ड होते हैं फूड इंडस्ट्री में एंड बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, और जो कॉमन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं लैक्टोबैसिलस, लैक्टोकोकस, ल्यूकोनोस्टॉक, स्ट्रेप्टोकोकस, पेडियोकोकस, एंट्रोकोकस। तो ये सारी चीज़ें होते हैं जो कॉमनली इस फर्मेंटेशन के लिए यूज होते हैं। और ये भी देखा गया है हायर मैमल्स, एनिमल्स, ह्यूमंस में भी साइटोप्लाज्म में
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखने को मिलेगा। कब? कि ड्यूरिंग स्ट्रेनस मस्कुलर एक्टिविटीज़, आप अगर ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो बॉडी मसल्स में ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाता है, जिसके वजह से हमारे मसल में क्रैम्प्स होते हैं, इस्चेमिक हार्ट डिजीज भी होते हैं। एंड व्हेन ए मालिग्नेंट ट्यूमर आउटग्रोस, अगर छोटा सा ट्यूमर भी आउटग्रोथ होता है तो वहाँ पे भी इट्स बॉड्स ब्लड सप्लाई और पेन और फैटिक सेंसेशन इन योर मसल आफ्टर लेवरियस मस्कुलर एक्टिविटीज़। इसी रीजन के वजह से जब ट्यूमर हो जाता है या फिर आउटग्रोथ होता है मालिग्नेंट ट्यूमर की कंडीशन में, आप अगर कुछ स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हो तो आपको पेन महसूस होता है। तो अपार्ट फ्रॉम मसल्स हमारे आरबीसी में भी कॉमन इन आरबीसी ऑल्सो द लैक माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती तो इसी वजह से यहाँ पे भी आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की प्रोसेस, जहाँ पे ग्लूकोज से आपका ब्रेकडाउन होकर 2 पाइरूवेट मिलता है और ये 2 पाइरूवेट लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उससे मिलकर लैक्टिक फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है इसमें 2 लैक्टेट आपको मिलती है। ठीक है, ये क्रेब साइकिल में 2 पाइरूवेट ना जाकर साइटोप्लाज्म में ही ये हो जाता है। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकेंड फर्मेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्मेंटेशन है वो है इथेनॉल फर्मेंटेशन। ठीक है, इट इज़ अनदर कॉमन टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस, जहाँ पे शुगर मोलिकुल्स हो सकता है ग्लूकोज या फिर कोई भी 6 कार्बन शुगर्स हो गया, फ्रुक्टोज सुक्रोज कहीं भी, आर मेटाबोलाइज टू इथेनॉल। वहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में, वाइल इन इथेनॉल फर्मेंटेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। ओके, और यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे पाइरूवेट प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लाइकोलिटिक साइकिल या फिर ग्लाइकोलिसिस व्हाट एवर यू कैन कॉल इट इज कन्वर्टेड टू इथानॉल। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। वहाँ पे जो एंजाइम था वो था लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, एंड इथेनॉल फर्मेंटेशन में द एंजाइम व्हिच इज वर्किंग इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। एंड ये जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड अल्कोहल फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि इसमें इथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है वो प्रोडक्शन हो रहा है। और इसमें जो इक्वेशन है आप ये लिख सकते हो ग्लूकोज प्लस एडीपी एंड एनएडीएच, यहाँ पे इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है और उसके बाद एटीपी जनरेट हो रहा है एंड एनएडी प्लस जनरेट हो रहा है। दो ये जो अल्कोहल इथेनॉल फर्मेंटेशन है ये यूज होता है पर्टिकुलरली प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बिवरेजेस, एंड इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली परफॉर्म बाय ईस्ट लाइक सैकरोमाइसिस सर्विसिया एंड सीजोसैकरोमाइसिस जाइगोसैकरोमाइसिस कैंडिडा पिचिया, ये सारे ईस्ट इसमें इंक्लूड होते हैं, इस तरह की फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म भी इथेनॉल फर्मेंटेशन करते हैं जैसे कि फॉन्जी लाइक एस्परजिलस ओराइजा, बैक्टीरिया लाइक जाइमोमोनास, ये सारी चीज़ें भी इथेनॉल फर्मेंटेशन करते हैं। और एक बहुत मज़ेदार बात यह है कि इथेनॉल फर्मेंटेशन कुछ हायर एनिमल्स लाइक गोल्ड फिश में भी दिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक ग्लूकोज यहाँ पे ब्रेकडाउन होके 2 पाइरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे जो अल्कोहल एंजाइम होता है उसके साथ मिलके 2 एसिटिल्डिहाइड और उसके बाद ये कन्वर्ट होता है अल्कोहल फर्मेंटेशन होकर इथेनॉल में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म में आपका हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रॉपर स्टेप्स क्या है। हमने देख लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अब हम देखेंगे प्रॉपर स्टेप्स। लाइक हमने देखा कि अभी तक एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 स्टेप में कवर होता है, एक होता है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा होता है फर्मेंटेशन। तो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो में बना चुकी हूँ और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसके बारे में डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, बस ओवरऑल लुक करेंगे। यहाँ पे इसका रिएक्शन वगैरह भी दिया हुआ है इन्फोग्राफिक में। ग्लाइकोलिसिस एक सीक्वेंस ऑफ काटाबोलिक रिएक्शन है जो जिसमें ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन या फिर जो भी 6 कार्बन शुगर वो कन्वर्ट होती है पायरुविक एसिड में यूजिंग सेवरल एंजाइम्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ एवरी सेल। वी नो दैट in the process molecule of glucose is catalyzed to yield 2 molecules of pyruvic acid। तो 1 molecule of glucose से आपको मिलता है 2 molecule of pyruvate जो कि end product होता है, and 2 molecules of NADH भी हमें मिलता है and 2 molecules of ATP यहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म ऑफ एवरी लिविंग सेल्स इन बोथ एरोबिक एंड अनारोबिक रेस्पिरेशन ये होती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड
और ग्लाइकोलिसिस को हमें पता है एम्बेडेन मेरहफ परनास, जिसको एएमपी पाथवे भी बोला जाता है। ये 10 स्टेप कॉम्प्लेक्स कैटाबोलिक प्रोसेस है जहाँ पे 6 कार्बन शुगर स्प्लिटेड इनटू 3 कार्बन पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स। ये जो पाइरुवेट मॉलिक्यूल है ये 3 कार्बन का कॉम्प्लेक्स है, और ये जो ग्लूकोज है ये 6 कार्बन कॉम्प्लेक्स है। तो ये कन्वर्ट होता है, ब्रेकडाउन होकर 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, 3 कार्बन पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। ये 3 फेजेस में होता है। पहला फेजेस को बोला जाता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, जहाँ पे ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो स्टेप होता है ये पहला स्टेप होता है, और इसमें इसको बोला जाता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, क्योंकि यहाँ पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होती है। ठीक है, ये हमें पता है ऑलरेडी। देन सेकेंड स्टेज होता है स्प्लिटिंग फेज, जहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6,5 फॉस्फेट कन्वर्टेड होता है, स्प्लिट इनटू 3 कार्बन कंपाउंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको G3P बोला जाता है। ठीक है, G3P। तो यहाँ से ये जो स्टेप है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो ये जो ये फेज को बोला जाता है स्प्लिटिंग फेज, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6, ये दो दो कंपाउंड में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट होता है। और जो लास्ट फेज होता है एनर्जी जनरेशन फेज, यहाँ से फाइनल फेज ऑफ ग्लूकोलिसिस, जहाँ पे जो ग्लिसरल 3 फॉस्फेट ये 3GP आ जाता है, फाइनल हमारा पाइरूवेट रिलीज होता है, मतलब पाइरूवेट में ब्रेक डाउन होती है, और यहाँ पे हमारा एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होती है। इसी वजह से इसको एनर्जी जनरेशन फेज भी बोला जाता है। ओके, उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप आता है उसको बोला जाता है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन तो आपको पता है, इट इज अ प्रोसेस वेयर पाइरूवेट प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस इज रिड्यूस्ड टू एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के बाद ये क्रेब्स साइकिल में ना आ जाए अगर पाइरुविक एसिड, वही साइटोप्लाज्म में डिफरेंट प्रोडक्ट जो होते हैं, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गया, वहाँ पे वो मतलब वहाँ पे वो कन्वर्ट करके अल्कोहल में फर्मेंट होती है, या फिर इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे NADH ऑक्सीडाइज्ड होता है NAD प्लस में, एंड द रिलीज्ड प्रोटॉन इज यूज्ड टू रिड्यूस पाइरूवेट इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम। तो यहाँ पे जो NAD प्लस हो गया, यहाँ पे जो प्रोटॉन रिलीज हुआ, H प्लस आयरन रिलीज हुआ, तो वो जाकर पाइरूवेट में मिलके डिफरेंट एंजाइम के साथ मिलके वो प्रोडक्ट बनाता है। फर्मेंटेशन में भी ये होमो फर्मेंटेशन होता है, जहाँ पे वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट पाइरूवेट से निकलता है, और में भी हेटेरो फर्मेंटेशन भी हो सकता है, जहाँ पे मोर देन वन प्रोडक्ट भी पाइरूवेट से निकल सकते हैं। End product of pyruvate reduction depends on the enzyme involved and the types of fermentation. कौन सी एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट है और कौन से एंजाइम वहाँ पे लग रहा है पाइरूवेट के साथ, वही डिसाइड करता है ये किस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन होगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड तो निकलता है, अल्कोहल फर्मेंटेशन में एंड प्रोडक्ट इथेनॉल निकलता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या प्रॉब्लम होता है, क्या प्रोसेस होता है, इस टाइप में द पाइरूवेट इज रिड्यूस्ड टू लैक्टेट, एल लैक्टेट, जो कि एक कंजुगेट बेस होती है लैक्टिक एसिड की। ठीक है, द रिडक्शन इज कैटालाइज्ड बाय लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, एंड इन दिस प्रोसेस NADH इज ऑक्सीडाइज्ड टू NAD। और इसमें इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ग्लूकोज प्लस 2 ADP प्लस 2 PI, जिसमें आपको निकलता है 2 लैक्टेट मॉलिक्यूल एंड 2 ATP मॉलिक्यूल। द lactate produced as a result of anaerobic respiration must be removed from the blood as it is acidic। देखिए, पर्टिकुलरली एनिमल बॉडी में ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है। हमने पढ़ा कुछ कंडीशंस लाइक मसल स्ट्रेन हो गया, बहुत मस्कुलर एक्टिविटीज हो गया, आपकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, या फिर ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो गया, उस टाइम पे क्या होता है, इस तरह की कंडीशन क्रिएट होता है। और ये जो लैक्टिक एसिड है ये बहुत एसिडिक होता है, तो हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं होता। इसी वजह से इसको हमें ब्लड से रिमूव करना जरूरी होता है। और ये किस वजह से होता है, ये दो मेन तरीके से होता है। इसको बोला जाता है मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। इसमें क्या होता है, जो लैक्टेट फॉर्मेशन होती है ड्यू टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन, ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, यहाँ पे नेचुरली वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एंड हियर ये कन्वर्ट हो जाता है अगेन टू पाइरूवेट, विच इज देन यूटिलाइज्ड इन द TCA साइकिल। और ये पाइरूवेट अगर TCA साइकिल में जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो डेफिनेटली एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, और यहाँ पे वो फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, और उसके बाद हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा।
तो ये हो गया मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल में जाकर इस तरह की सिचुएशन होती है। और सेकेंड एक फेज स्टेज मतलब स्टेप होती है जहाँ पे सेकेंड वे में ये लैक्टिक एसिड निकलता है। एंड द सेकेंड प्रोसेस इज लिवर प्रोसेसिंग, जहाँ पे लैक्टेट ट्रांसपोर्ट होती है लिवर को एंड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है पायरूवेट में एंड पायरूवेट इज देन यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस टू क्रिएट मोर ग्लूकोज। और यहाँ पे देखिए दो तरीके से काम डिफरेंट हो रही है, आउटपुट डिफरेंट हो रही है। पहले में जब ब्रेन सेल को जाता है या फिर हार्ट में जाता है, वहाँ पे पायरूवेट में कन्वर्ट होता है और ये टीसी साइकिल में एंटर करती है। लेकिन लिवर में जहाँ पे अगर वो पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद वो प्रोसेस हो जाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस में, मतलब टू क्रिएट मोर ग्लूकोज। ठीक है। और एक चीज होती है लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ अगर लैक्टेट होती है कैन लीड टू लैक्टिक एसिडोसिस। ज्यादा अगर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हो रही है बॉडी में तो लैक्टिक एसिडोसिस होती है, जहाँ पे एक सब टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दिस इज वेयर द पीएच ऑफ द ब्लड हैज बिकम मोर एसिडिक। ठीक है। और आपकी पीएच अगर ज़्यादा हो गया ब्लड की, मतलब एसिडिक हो गया ड्यू टू राइजिंग लेवल्स ऑफ लैक्टेट विद इन द बॉडी, उसके बाद बहुत सारे डिजीजेस क्रिएट हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट एसिडोसिस। बट ब्रॉडली इट इज caused बाय द बॉडी बीइंग अनेबल टू रेस्पायर एरोबिकली। ये ऐसी इसकी वजह से होता है क्योंकि अगर हम अच्छे से ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं, अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है बॉडी को और हम एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कंडीशन में आपको लैक्टिक एसिडोसिस भी हो सकता है, जिसके वजह से डायबिटिक मेलिटस के जैसे जिस तरह की रोग हो सकते हैं, एंजाइम डेफिशिएंसी हो सकते हैं जैसे कि पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, ड्रग्स मेटफॉर्मिन और आइसोनाइजिड, ये सारे ड्रग्स के वजह से भी एसिडोसिस हो सकता है। हीमोरेज भी हो सकता है, सेप्सिस, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स, ये सारे चीज़ों के वजह से लैक्टिक एसिडोसिस ज़्यादा फॉर्मेशन होती है बॉडी में। ठीक है। तो ध्यान रखें ये सारे चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी पर्पजेस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आ गया इथेनॉल फर्मेंटेशन। हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ लिए, इथेनॉल फर्मेंटेशन की इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे। इन दिस टाइप द पायरूवेट इज रिड्यूस्ड टू इथेनॉल इन ए टू स्टेप रिएक्शन। ठीक है। तो ये भी टू स्टेप में फॉर्मेशन होती है। पहले तो आपका पायरूवेट इज डी कार्बोक्सिलेटेड इनटू एसिटाल्डिहाइड। तो ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस से आपका मिल गया पायरूवेट हो गया। ठीक है। और ये पायरूवेट से इथेनॉल दो स्टेप में होती है। पहले तो ये एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ टीपीपी, टीपीपी मतलब थायमाइन पायरोफॉस्फेट, बाय द एंजाइम पायरूवेट डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है। यहाँ पे एक CO2 मॉलिक्यूल भी रिलीज होती है इन दिस प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप में एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस्ड होती है इथेनॉल में। ठीक है। यहाँ पे अल्कोहल प्रोड्यूस होती है बाय द एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे भी NADH ऑक्सीडाइज होती है NAD प्लस में इन दिस रिएक्शन। तो स्टेप वन में ग्लूकोज आपका कन्वर्ट हो गया पायरूवेट। ये ग्लाइकोलिसिस की स्टेप है जहाँ पे ये पायरूवेट 4 ATP टू NADH निकलता है। सेकेंड स्टेप में पायरूवेट टू एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होती है और यहाँ पे दो कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल भी रिलीज होती है। और थर्ड स्टेप में टू एसिटाल्डिहाइड NADH के साथ मिलके टू इथानॉल एंड टू NAD प्लस रिलीज होती है। तो ये उसका रिएक्शन है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोडक्ट निकलता है? बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स यूज्ड इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस, एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट लिस्ट वेरी करती है। लैक्टिक एसिड, इथानॉल, लैक्टिक एसिड निकलता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, इथानॉल निकलता है इथानॉल फर्मेंटेशन में, और उसके बाद CO2 भी निकलता है, हमने पढ़ा कि इथानॉल फर्मेंटेशन में भी निकलता है, और ATP। ये सारे कॉमन प्रोडक्ट्स होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है। और उसके साथ साथ अदर कंपाउंड प्रोडक्ट्स और एसिटिक एसिड भी निकलता है, ब्यूट्रिक एसिड, मीथेन भी निकलता है, मतलब आयरन, H2S, हैलाइड आयन, सक्सिनेट, NO2, N2, यू, ये सारी चीजें भी निकलता है, लेकिन उस डिपेंड करता है वो कौन सी प्रोडक्ट उसमें मतलब कौन सी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है। तो लास्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन कौन सी चीज़ों में एनारोबिक रेस्पिरेशन अप्लाई किया जाता है? बायोकेमिकल साइकिल्स, लाइक ये वाइटल रोल निभाती है इन ए बायोलॉजिकल साइकिल सच एज नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, कार्बन साइकिल, ये सारी चीज़ों में, जैसे कि डीनाइट्रिफिकेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, सल्फर रिडक्शन में, मिथानोजेनेसिस में भी जहाँ पे मीथेन प्रोडक्शन होता है,
ये सारे साइकिल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। पावर जनरेशन जब जहाँ पे माइक्रोबियल फ्यूल यूज करके पावर निकाला जाता है, उस केस में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। फॉर्म द बेसिस ऑफ अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग बियर, वाइन एंड अदर अल्कोहलिक बेवरेजेस। वेस्ट मैनेजमेंट में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन को यूज किया जाता है, लाइक सीवेज ट्रीटमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट, स्पेशली फॉर नाइट्रेट रिमूवल एंड बायो रिमेडियल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज। ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोडक्शन में भी लाइक लैक्टिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, इसको कमर्शियल और हाउस होल्ड पर्पजेस के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये सारे एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के माध्यम से निकाला जाता है। और ये तो फर्मेंटेशन फूड, फर्मेंटेड फूड हमें पता है, नेचुरल तरीके से हम जो कर्ड, इडली, डोसा बनाते हैं वो उसमें भी, या फिर आर्टिफिशियली अगर हम सोर ब्रेड बनाते हैं, डफ जो बनाते हैं ब्रेड की, पिकल्स और साउरक्रट और सोया सॉस, ये सारे में भी फर्मेंटेड फूड्स जो होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के माध्यम से होता है। इन द ह्यूमन गॉट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कन्वर्ट टॉक्सिक अमोनिया इनटू सेफर अमोनियम आयंस, जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और एक देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ अनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या सिमिलरिटीज होती है। बोथ एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। बोथ एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन फूड, जहाँ पे फूड ब्रोक डाउन होके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होती है और उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है। बोथ प्रोसेसेस प्रोड्यूस सम बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है। बोथ प्रोसेस आर यूज ग्लूकोज एज द स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। हम हेक्सोस शुगर यूज करते हैं या फिर 6 कार्बन शुगर यूज करते हैं। टू कैटलाइज द रिएक्शन बोथ प्रोसेस डिफरेंट एंजाइम्स, इसको भी पता है। वाया द ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस बोथ प्रोसेस प्रोड्यूसेस एटीपी। ठीक है। इन द साइटोसोल द रिएक्शन ऑफ बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस, मतलब साइटोप्लाज्म में टेक्स प्लेस होती है। और उसके एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी जहाँ पे आपका डिफरेंस देखा जाएगा, एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के बीच डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून विद माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।